नमस्कार। आज हम बात करते हैं दर्शन शास्त्र की। दर्शन शास्त्र क्या है और आस्तिक और नास्तिक का कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। सबसे पहले हम बात करते हैं दर्शन की। तो जब भी हम किसी चीज़ के ज्ञान के बारे में बात करते हैं, किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, उसके मूल्यों के बारे में बात करते हैं, तो उसे हम दर्शन बोलते हैं। दर्शन को हम तीन ब्रांचेस में विभाजित कर सकते हैं: एक्सियोलॉजी, ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी। एक्सियोलॉजी जो है सिर्फ मूल्यों पे फोकस करता है, आपके मूल्य क्या हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, तो वैल्यूज़ का नेचर क्या है, उसका स्टेटस क्या है, किस तरीके से वो आपकी जीविका को रिफ्लेक्ट करती है। और ये वैल्यूज़ हम दो तरीके से समझ सकते हैं: एथिक्स और एस्थेटिक्स। एथिक्स जो होता है वो आपके मॉरल बिहेवियर को गवर्न करता है, और एस्थेटिक्स जो होता है वो उसके आर्ट और फीलिंग्स को गवर्न करता है। ऑन्टोलॉजी या मेटाफिजिक्स ये कहता है कि जिसको हम सच मानते हैं, क्या वो सही में सच है? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर है। तो एग्जिस्टेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो ऑन्टोलॉजी होता है। और एपिस्टेमोलॉजी में हम कहते हैं कि ज्ञान जो है उसकी स्टडी कैसे की जाती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए, उसको कैसे समझा जाए। अब कोलब्रुक ने इस संदर्भ में न्याय फिलॉसफी को फॉलो किया और उन्होंने न्यायिका शब्द का इस्तेमाल किया। न्यायिका वो लोग थे जो न्याय में विश्वास रखते थे, और उनका मानना था कि अगर आप किसी भी चीज़ में तर्क करते हैं तो आपको उसके साथ सबूत या एविडेंस रखने होंगे। तो तर्क करना, एविडेंस रखना, सबूत रखना और साइलॉजिज्म, जो कि 5 मेंबर साइलॉजिज्म की उन्होंने बात की थी, वो एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट था। साथ ही उसी समय मैक्स मूलर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया। भारत में दर्शन का उदय हुआ, उसी समय ग्रीक साम्राज्य में भी दर्शन का उदय हुआ, या यूनान में भी दर्शन का उदय हुआ। जब यूनान में एरिस्टोटल या अरस्तु वहाँ पर थे, तो ऐसा माना जाता था कि क्या भारत ने पूरी ज्ञान या दर्शन का आस्पेक्ट अरस्तु से तो नहीं लिया है। तो मैक्स मूलर ने अपनी स्टडी में ये प्रूव किया कि भारत में जब दर्शन का उदय हुआ और यूनान में जब दर्शन का उदय हुआ, दोनों पैरेलल थे, दोनों समानांतर थे, और एक साथ इंडिपेंडेंटली दोनों ही दर्शन के कॉन्सेप्ट्स ग्रो किए हैं और दोनों ही पृथक हैं। इसी तरीके से अगर हम आस्तिक और नास्तिक की बात करें, आप अपने घर में किसी भी बुजुर्ग से पूछेंगे तो वो बोलेंगे आस्तिक तो बेटा वही होता है जो भगवान में विश्वास करता है, नास्तिक वो होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। पर जब अगर हम दर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि दर्शन शास्त्र में आस्तिक वह व्यक्ति है जो वेद में विश्वास रखता है, और नास्तिक वो व्यक्ति है जो वेद में विश्वास नहीं रखता है। बाद में इसमें एक और चीज़ दी गई जिसको हम बोलते हैं पुनर्जन्म या लाइफ आफ्टर डेथ। ऐसा माना गया कि जो व्यक्ति वेदों में भी विश्वास रखता है और लाइफ आफ्टर डेथ में भी विश्वास रखता है, वो ही आस्तिक है। तो अगर हम सिर्फ वेदों की बात करें तो जो वेदों में विश्वास नहीं रखते हैं उनकी कैटेगराइजेशन से हम चलें तो जैनिज्म, बुद्धिज्म और चरावक तीनों ही नास्तिक होते हैं। पर अगर हम लाइफ आफ्टर डेथ को भी उसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो फिर नास्तिक में सिर्फ आपके चरावक बचते हैं। हम दर्शन में इसको वेदों तक ही सीमित रखते हैं। इसी तरीके से सम्यक और मीमांसा जो दोनों हैं वो भगवान में विश्वास नहीं रखते, पर वो वेदों में विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि ये एक बहुत ही अलग चीज़ है, एक जिसमें हम भगवान में विश्वास रखने की बात करते हैं, एक जिसमें हम वेद में विश्वास रखने की बात करते हैं। तो ये आप जब तक नहीं समझेंगे आप दर्शन शास्त्र के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब जब हम आस्तिक की बात करते हैं तो आस्तिक में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे योग हो गया, सम्यक हो गया, न्याय हो गया। तो एक एक करके उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो सम्यक है वो कपिल का सिद्धांत है और ये सबसे पुराना दर्शन का सिद्धांत माना जाता है। सम्यक कारिका सबसे पुराना ग्रंथ है जो कि लिखा हुआ है, और इसमें ड्यूअलिज्म की फिलॉसफी पे फोकस किया गया है। ड्यूअलिज्म की फिलॉसफी में अब तक माना जाता था कि एक शरीर है और एक मन है, माइंड एंड बॉडी, पर इस चीज़ को सम्यक में नहीं माना गया है। सम्यक में जो दो चीज़ें मानी गई हैं वो है सेल्फ और मैटर, जिसको पुरुष और प्रकृति कहा गया है। तो ये प्रकृति और ये आपका पुरुष, ये दो चीज़ें यहाँ पर हमने समझाई हैं। जो प्रकृति है उसके 3 गुण हैं या 3 डिस्पोजिशंस हैं, जिसको हम बोलते हैं सत्व, रजस और तमस।
सतह वो है जो अपनी गति से चलता रहता है, रजस वो है जो एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, और तमस वो है जो डलनेस से, आलस से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम योग की बात करें तो सबसे ज़्यादा योग की चर्चा भगवद गीता में की गई है। कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग, 4 प्रमुख योग की हम बात करते हैं। पतंजलि जो थे उन्होंने राजयोग के बेसिस पे जो ग्रंथ लिखा उसको योग सूत्र कहा गया, और योग सुप्रीम से मिलने का एक तरीका या मार्ग है। तो योग में हम स्वतः को किस तरीके से समझा जाए उस पे बल देते हैं, जबकि सम्यक में हम ध्यान और मेडिटेशन पे बल देते हैं। योग में एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम किसी एक पर्सनल भगवान, जिसको हम ईश्वर मान सकते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, और हम मानते हैं कि उस पे आप अपना केंद्र बिंदु बनाएं और आप अपने स्वयं को रियलाइज करने की कोशिश करें। योग सूत्र में 8 अष्टांग दिए गए हैं जो उसके 8 पिलर्स भी माने जाते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है न्याय का, अक्षपदा गौतम द्वारा दिया हुआ है, और ये न्याय सूत्र पर आधारित है। न्याय का मुख्य उद्देश्य तर्क और ज्ञान पर केंद्रित है। तो ये लॉजिक और नॉलेज या तर्क और ज्ञान पे मुख्यतः केंद्रित है। इसके हिसाब से आपके 4 प्रमुख नॉलेज या प्रमाण होते हैं। पहला है परसेप्शन, दूसरा है इन्फरेंस, तीसरा है कंपैरिजन और चौथा है टेस्टिमनी। ये 4 जो पिलर्स हैं ये आपके न्याय में माने गए हैं, जबकि जब हम आगे वशिष्ठ की बात करते हैं जो कि कन्नड़ द्वारा दिया गया है तो उसमें सिर्फ हम परसेप्शन और इन्फरेंस की बात करते हैं, कंपैरिजन और टेस्टिमनी उसका हिस्सा नहीं है। तो न्याय विश्व को सत्य मानता है, रियल मानता है, और वो एक मोनिस्ट व्यू को बिलीव नहीं करता है। वशिष्ठ की हमने ऑलरेडी बात की जो कि एटॉमिक प्लूरलिज्म पे बेस्ड है, सिर्फ परसेप्शन और इन्फरेंस 2 ही चीज़ों पे बल देता है, और इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि हम सभी चीज़ों को अगर बहुत बड़े ब्रह्मांड स्वरूप में देखें तो वो सभी चीज़ें कुछ अणु परमाणु पे खत्म हो सकती हैं, और उस अणु परमाणु को आगे धकेलने वाला जो फोर्स है वो ब्रह्म है जिसमें हम विश्वास रखते हैं। तो ब्रह्म यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट माना गया है। इसी तरीके से पूर्व मीमांसा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ वेदों की अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करना था। तो किसी भी तरीके से ये बताना कि वेदों को कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, जो वेद में लिखा है वो निश्चित है। दूसरा महत्वपूर्ण, यज्ञ करना, मंत्रों का उच्चारण करना और धर्म पर विश्वास रखना, ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी जो उत्तर मीमांसा में दी हुई हैं। और फिर हम बात करते हैं वेदांत की, जो कि आपकी मीमांसा में दी हुई हैं। फिर हम बात करते हैं वेदांत की, जो कि उत्तर मीमांसा का हिस्सा है। वेदांत ये मानता है कि ये दुनिया सत्य नहीं है, ये सब माया है, और वेदांत एक मोनिस्ट फिलॉसफी को मानता है जिसमें ये कहा गया है कि सिर्फ एक ही सत्य है और वो सत्य है ब्रह्म। जबकि साम्यक में ड्यूअलिज्म पे बल दिया गया है, सेल्फ या पुरुष और प्रकृति, सेल्फ और मैटर पे फोकस किया गया है। वेदांत सिर्फ मानते हैं कि एक ही मोनिस्ट रियलिटी है या मोनिस्ट व्यू पॉइंट है, सिर्फ एक ही सत्य है, वो है ब्रह्म। तो वेदांत की जो जड़ें हैं वो मुख्यतः सम्यक में ही है, पर इसकी जो राइटिंग स्टाइल है वो मुख्यतः क्रिप्टिक और पोएटिक मानी गई है। बहुत सारे सब डिविजन्स इसमें माने गए हैं, द्वैत, अद्वैत, जिनको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और फिर आखिर में हम समझते हैं कि भारतीय किस तरीके से दर्शन को कंट्रीब्यूट किए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाणक्य की, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था और इन्होंने राजनीतिक दर्शन की बात की थी। इसी तरीके से महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा की बात कही थी, सत्याग्रह की बात कही थी। उनकी जो बातें थी वो मुख्यतः भगवद गीता से, टॉल्स्टॉय से और रस्किन से ली गई थी। इसी तरीके से जो विवेकानंद थे वो अद्वैत फिलॉसफी या अद्वैत दर्शन को मानते थे, पर उन्होंने इस दर्शन के साथ सामाजिक और आर्थिक चीज़ों में बदलाव कैसे लाया जाए, कुरीतियों को कैसे हटाया जाए, उस पर भी बहुत बल दिया। तो आगे के अध्यायों में हम और महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेके आएंगे। नेट पेपर 1 का जो भी चेंजेस हुआ है वो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।